स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि दो ब्लॉक हैं M1 और M2, दो वो स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं। उस स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट K दी गई है। जो M2 ब्लॉक है उसको एक शार्प इम्पल्स दिया गया, एक झटका दिया गया, जिससे कि M2 की स्पीड V0 हो गई, है ना, राइट डायरेक्शन में। तो पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो इम्पल्स देने के जस्ट बाद आप सब समझिए ये चीज़। नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम पर, कौन सा सिस्टम है, M1 M2 और स्प्रिंग, इस पर नेट फोर्स जीरो है। तो जब नेट फोर्स जीरो होती है तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होता है। इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो जो शुरू में होगा वो ही बाद में भी होगा यहाँ पर। तो मैं शुरू में ही निकाल लेता हूँ, वही आंसर बोल दूंगा। तो देखिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, m1v1 प्लस m2v2 बाई M1 प्लस M2। अब देखिए v1 की वैल्यू क्या है, जीरो है ना। तो m1 इंटू जीरो प्लस M2 इंटू वी नॉट। तो जीरो को क्यों ही लिखूँ मैं, तो डायरेक्ट लिखता हूँ M2 इंटू वी नॉट बाई टोटल मास M1 प्लस M2। ये रहा आपका आंसर, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। अब देखिए पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन डेट द स्प्रिंग विल सफ़र। ये स्प्रिंग कितना मैक्सिमम इलोंगेशन सफ़र कर सकता है। तो इसको मैं दो मेथड से सॉल्व, है ना, किया हूँ यहाँ पर, ग्राउंड फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ठीक है। मेरा फेवरेट वैसे सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, क्लास में मैं बच्चों को यही आदत दिलवा देता हूँ। लेकिन चलिए ग्राउंड फ्रेम से पहले समझ लेते हैं, बेसिक भी हमें मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है हकीकत में, ठीक है। तो बहुत लंबी कहानी है इसमें, लेकिन आप शॉर्ट में समझिए कि जैसे ही इसके पास स्पीड आएगा ये राइट डायरेक्शन में जाना चाहेगा, तो स्प्रिंग खींचनी चाहेगी। तो स्प्रिंग M2 पर फोर्स लगाएगा पीछे, ठीक है। तो M2 पे फोर्स पीछे लगेगा, है ना, उस इंस्टेंट पे। तो इसकी स्पीड कम होनी चाहेगी, उसकी कम होने की टेंडेंसी आ जाएगी इसकी स्पीड। लेकिन M1 पर फोर्स आगे लगेगा। ये क्यों पीछे आगे लगेगा ये सब आप जानते हो लॉजिक, है ना। तो इस पर स्प्रिंग फोर्स आगे लगाएगी, तो ये रेस्ट पे था तो ये स्पीड गेन करना शुरू करेगी, है कि नहीं ये चीज़। तो मैक्सिमम इलोंगेशन कब होगा, जब इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते और इसकी स्पीड घटते घटते सेम हो जाए, तब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। इन ऑल अदर केसेज वो मैक्सिमम इलोंगेशन नहीं होगा। अब खुद सोचना, इसको बैठ के सोचना, मैं कितनी भी बातें बोल दूँ ये आप नहीं समझ पाओगे फिर, ठीक है। ऐसे थोड़ा बोलता हूँ। हाँ चलो देखो, मान लो कि इसकी स्पीड ज़्यादा रही, इसकी स्पीड कम है, तो ये और आगे जाने की इसमें रिलेटिव वेलोसिटी है। तो ये M2 है ना, और आगे जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, तो और ज़्यादा खिंचाव होने की गुंजाइश है यहाँ पर। तो समझ लो M2 का अगर ज़्यादा स्पीड होगा तो फिर हम लोग उसे नहीं कह सकते कि मैक्सिमम इलोंगेशन है। उसी तरह से अगर M1 की ज़्यादा स्पीड हो गई और M2 की कम हो गई तो उस टाइम भी मैक्सिमम इलोंगेशन नहीं होगा। क्यों, लॉजिक क्या है, M2 की कम है, M1 की ज़्यादा है, मतलब ये पास आ रहा है बेसिकली। तो जब पास आ रहा है तो आप मैक्सिमम इलोंगेशन पर थोड़ी हो, मैक्सिमम इलोंगेशन तो पहले ही कहीं छूट गया होगा। आई बात समझ में। तो ये दोनों स्पीड सेम होनी चाहिए, या यूं कहे रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। ये काइनेमेटिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन और टू डायमेंशन में ये पढ़ाया भी जाता है, रिलेटिव मोशन में ये ऐसे क्वेश्चंस किए रहते हैं हम लोग, ठीक है। खैर फिर से मैं याद दिला दिया। अब देखिए ये v सेम होगा, आप गेस कर सकते हो ये v की वैल्यू क्या होगी। मैं क्या दावा कर रहा हूँ, यही होगी। क्यों, फिर से देखो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखते तो M1v प्लस M2v बाई M1 प्लस M2 लिखते। M1 प्लस M2 कॉमन होकर कट जाता, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या आई, v के बराबर आई। यानी v किसके बराबर है, इसके बराबर। तो यही v भी है, ठीक है। खैर आपको ये सब अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो देखिए नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है इस पूरे सिस्टम पर। क्या इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या है, इसकी जीरो है, इसकी M2 इंटू वी नॉट है। फाइनल मोमेंटम M1 इंटू वी प्लस M2 इंटू वी है। क्या आप देखिए फिर से v वही आ गया है कि नहीं, ठीक है। तो आप लॉजिक से भी डायरेक्ट एक लाइन में भी सोच सकते थे, है ना, अगली बार से सोचना है इस चीज़ को। तो ये v की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब मेरे पास क्या है, मैक्सिमम x मैक्स निकालना है मुझको।
तो मैं किसके पास जाऊंगा, एनर्जी कंजर्वेशन के पास जाऊंगा। किस सिचुएशन में, ये इनिशियल सिचुएशन और ये फाइनल सिचुएशन के लिए। तो मैं लिखूंगा के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। ठीक है, अब देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम टू वी नॉट स्क्वायर। इसके पास तो थी नहीं, इसी के पास थी इस सिस्टम में। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है यहाँ, स्प्रिंग की ही हो सकती थी, लेकिन शुरू में जीरो है। क्यों, शुरू में ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है। ठीक है, अपने नेचुरल स्टेट में, रिलैक्स स्टेट में। के एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वन वी स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी स्क्वायर। क्या दोनों को एक साथ कॉमन करके लिख दूँ मैं, हाफ एम वन प्लस एम टू इंटू वी स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की क्या होगी, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। क्यों, वो एक्स मैक्स खिंचा गई है ना, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसको बस बड़ी सावधानी से आपको सॉल्व करना है, और मैं आशा करता हूँ कि ये सब आप जल्दी जल्दी कर लोगे। हाफ एम टू वी नॉट स्क्वायर, इसको ऐसा करूँ क्या, पहले हाफ हाफ काटो, कितनी बार लिखेंगे, हाफ हाफ हटाओ, तो इसमें बचा है एम टू वी नॉट स्क्वायर, और इसको जब आप इधर लाओगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस एम वन प्लस एम टू और वी स्क्वायर, और वी की वैल्यू यहाँ से उठा के रख लेते हैं। तो एम टू स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर, है कि नहीं, इक्वल टू के एक्स मैक्स स्क्वायर। चलो आपके लिए मैं 2-3 स्टेप लिख रहा हूँ, ऐसे ये सब अब एक लाइन में हो जाना चाहिए। एम वन प्लस एम टू, एक एम वन प्लस एम टू को काट देगा, फिर वी नॉट स्क्वायर आप कॉमन ले सकते थे यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। तो एम वन एम टू प्लस एम टू स्क्वायर, और यहाँ माइनस है, माइनस एम टू स्क्वायर इंटू वी नॉट स्क्वायर कॉमन लिए थे शुरू में, डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू इक्वल टू के एक्स मैक्स स्क्वायर। क्या दिख रहा है, एम टू स्क्वायर कटते हुए यहाँ पर, तो ये दोनों कट गए, के इधर आ जाएगा, फिर स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये आप आंसर के पास पहुँच गए, अंडर रूट एम वन एम टू बाई के एम वन प्लस एम टू इंटू वी नॉट। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम लोग ये तो ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व किए, मतलब हम लोग ग्राउंड पर बैठकर ये एनालाइज कर रहे थे। तो इसमें मोशन क्या होता है, ये ऐसे जा रहा था, तो ऐसे 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 होकर, ऐसे ऐसे होकर वो जाते रहता है ये, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है ना, ऐसे ऐसे होकर जा रहा है, स्प्रिंग ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हुए जा रही है। हम लोग चाहते हैं कि काश कुछ ऐसा सिचुएशन हो कि ये ऐसे ऐसे ही करते रहे एक ही जगह पर, तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम की तरफ मैं जा रहा हूँ। थोड़ा समझा देता हूँ, ऐसे ये क्लास में भी आपको बताया गया होगा ये सिचुएशन। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको याद है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम का मतलब क्या हुआ, मैं एक सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकाला ही था, एम टू वी नॉट बाई एम वन प्लस एम टू। तो सेंटर ऑफ मास रूपी गाड़ी पर मैं बैठ कर देख रहा हूँ इस सिचुएशन को। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास रूपी गाड़ी पर मैं बैठ जाऊँगा, तो ऑब्वियसली गाड़ी मेरे लिए रेस्ट पे नज़र आने लगती है। तो मुझको ये सब के लिए क्या करना होगा, रिलेटिव का यूज करना होगा। तो याद है, इसकी रिलेटिव में इधर हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, क्यों होगी, अब ये सब मैं नहीं समझा रहा हूँ, ये सब आप जान रहे हो, है ना, पहला ही चैप्टर में था कैनमेटिक्स में। इसकी क्या हो जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वी नॉट माइनस वी सी एम हो जाएगी, है कि नहीं। इसका जीरो माइनस होता है तो आप समझ रहे हो, या फिर इसको रोकने के लिए जो आप करते हो, जैसे भी करते हो, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये M1 M2 शुरुआती स्टेट में ही, यानी इनिशियल स्टेट में ही, देखिए क्या हो रहा है इसके साथ, एक की स्पीड इधर है और एक की स्पीड इधर है। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास रुका हुआ है ना, मतलब ये सेंटर ऑफ मास आगे नहीं जा रहा है। तो अब ये बस क्या करेगा, अभी इस साइड जा रहा है तो इस साइड जाएगा, और जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा वहाँ पर वो क्या आएगा, मोमेंटरली रेस्ट पर आएगा, है ना, रेस्ट पर आएगा, फिर वापस आएगा और फिर मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, फिर ऐसे जाएगा, मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, फिर मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो देखिए वही मैं सिचुएशन बनाया हूँ कि जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा तो स्पीड इसकी जीरो हो जाएगी। अच्छा, ये स्पीड किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, यानी ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है। आई बात समझ में। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या है, जीरो। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि शुरू में तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, वो भी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में,
तो वही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किस में चली गई, पोटेंशियल एनर्जी में चली गई स्प्रिंग की। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की क्या होती है, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, उसका फॉर्मूला आपने ये कहीं ना कहीं देखा होगा, हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। ठीक है, म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास होता है जिसकी वैल्यू होती है m1 m2 बाई m1 प्लस m2। याद है आर इक्विवेलेंट पैरेलल वाला फॉर्मूला जैसा फील आ रहा है, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, ये कैसे आएगा, अगर आप मान लो इसको वेरीफाई करना चाहते हैं ये कैसे आएगा, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप पेन निकालो और थोड़ा सा होमवर्क कर लो प्लीज़। काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं लिख सकते इसका, हाफ m1 इस वी स्क्वायर इसका, है ना, और वी इतना गंदा सा है उसको स्क्वायर करो, फिर हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, और ये v2 कितना होगा, जब v0 माइनस वी सी एम करोगे, है ना, v0 माइनस ये करोगे तो आप देख पा रहे हो m2 v0 कट जाएंगे, तो m1 v0 बाई m1 प्लस m2 आएगा। तो हाफ m1 दिस स्क्वायर प्लस हाफ m2 डैट स्क्वायर, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो यही आ जाएगा, है ना, ये वाला चीज़ ही आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपको ये याद रखना चाहिए, है ना, अच्छा रहता है, एक लाइन में आंसर आता है। हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, वी रिलेटिव क्या है, वी1 माइनस वी2, है ना, आपस में रिलेटिव। तो देख रहे हो ये v0 है, ये जीरो पे है, रेस्ट पे है, तो v0 माइनस जीरो ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला यूज कर लिया, आप इसको डिराइव करके चेक कर लीजिए कि आता है कि नहीं। तो उसके बाद तो आप देख रहे हो हाफ हाफ कट गया, फिर एक्स मैक्स की वैल्यू एक लाइन में आंसर आ गई। ठीक है, तो ये स्मार्ट मेथड हुआ और इजी मेथड भी है ना, विजुअलाइजेशन भी इसमें बहुत अच्छा होता है। खैर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर से वहाँ स्प्रिंग के क्वेश्चंस होंगे और, है ना, थोड़ा थोड़ा कम्प्लेक्स होता जाएगा, है ना, फोर्स आएगा शायद उसमें। देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।